नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर वन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। आज इस लेक्चर में हम 6 जून इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी सिविल में 8th रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ, ये मेरा स्कोर था और ये आप एक्यूरेसी देख सकते हो। उसके अलावा ये सब एग्जाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो ये सब शो करने का पर्पज ये रहता है कि जो आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है इन सब एग्जाम्स के लिए। एज पर IS 1077 1992 द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मोर्टार बर्न्ड क्ले ब्रिक्स आर। तो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होता है? 19 × 9 × 9 और नॉमिनल साइज क्या होता है? 20 × 10 × 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग मार्किंग ड्रॉन ऑन द कैरिज वे विद देयर सिग्निफिकेंस। तो लाइन है और भाई उसका क्या यूज होता है वो आपको बताना है। तो डबल लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड लाइन, रोड के ऊपर दो पैरेलल व्हाइट लाइन है और कहीं भी ब्रेक नहीं है। सॉलिड लाइन का मतलब है कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब क्या भाई, आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। और मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है उसको आप ऐसे मान के चलो कि भाई रोड के ऊपर बैरियर लगा हुआ है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। डबल सॉलिड लाइन होंगे तो क्या मतलब है? मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है। फिर आता है ब्रोकन लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो नॉर्मली रोड के ऊपर होती है भाई। व्हाइट कलर की लाइन देखी होगी ना रोड के ऊपर, ब्रोकन लाइन भाई। 1.5 मीटर या फिर 3 मीटर तक तो व्हाइट लाइन रहेगी, फिर 4.5 मीटर तक कोई भी लाइन नहीं रहेगी। वो किस लिए यूज करी जाती है भाई? सेंटर लाइन या फिर लेन मार्किंग को इंडिकेट करने के लिए उसको हम यूज करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में होती है। फिर आती है सॉलिड लॉन्गिट्यूडनल लाइन। सॉलिड लाइन का क्या मतलब है? एक सिंगल लाइन है तो उसका मतलब है गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग लाइन। भाई रेस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं है लेकिन उसको आप गाइड के तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे रोड के साइड में सॉलिड लाइन होती है तो क्या है भाई, एक टाइप से वो ये बताने लग रही है यहाँ पे रोड खत्म होने लग रहा है या फिर ये रोड यहाँ पे बंद हो रहा है, या गाइड करने के लिए भाई इस लाइन के अलोंग चलते जाओ। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, A catchment area of 10 kilometer square has recorded a rainfall of 25 mm per hour. Assuming a runoff coefficient of 0.3, peak discharge from the catchment using the rational method is। तो रैशनल मेथड के हिसाब से पीक डिस्चार्ज क्या होता है? 1/36 KIA। तो बस फॉर्मूले में पुट करना था, आपका आंसर आ जाता। लो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। अच्छा, ऑप्शन देखो इसके सारे के सारे 18, 20, 26, 24। तो इसका मतलब क्या है? यूनिट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, यूनिट से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना। तो ये तो और बढ़िया बात है। तो KIA रन ऑफ कोफिशियंट है 0.3। KI रेनफॉल कितनी है? 25 mm की। एरिया कितना है? 10 किलोमीटर स्क्वायर का डिवाइड बाय 36। तो ये कितना आ गया? 20.833। ऐसा कौन सी ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में 20.833। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने होते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर ऑप्शन ऐसे होते 0.20, 2.0, 20.8, तब हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैं यूनिट आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/36 KIA। ये होता है कोफिशियंट ऑफ रन ऑफ, तो वो तो सेम ही रहेगा 0.3, 0.4 जो भी आपको दे रखे हो, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। फिर आता है एरिया। एरिया हम ले लेते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, और बारिश हम किसके अंदर लेंगे? बारिश हम लेंगे, अच्छा जो हम रेनफॉल लेंगे वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये याद रख लो, एरिया हम हेक्टेयर के अंदर लेंगे और रेनफॉल लेंगे सेंटीमीटर के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/36 KIA, अगर बारिश हम किस में? सेंटीमीटर के अंदर लेने लग रहे हैं तो। अगर बारिश हम के अंदर ले रहे हैं तो 1/360 यूज कर सकते हो। बाकी तो इसमें तो सिंपल था, यूनिट का कोई चक्कर नहीं था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट मोस्टली रिसेंबल ए डिटेल एस्टिमेट। तो इनमें से कौन सा एस्टीमेट ऐसा है जो डिटेल एस्टीमेट है? तो जो आइटम रेट एस्टीमेट है वो क्या होता है? डिटेल एस्टीमेट। आइटम रेट एस्टीमेट क्या होता है? डिटेल एस्टीमेट। हर हर एक एक आइटम का हम एस्टीमेट निकाल लेंगे तो वो डिटेल एस्टीमेट के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश शैल बी यूज टू स्लैम द बीम अगेंस्ट द मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट बीम को रजिस्ट करवाने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम क्या प्रोवाइड करेंगे? शियर रीइंफोर्समेंट। शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे? शियर रीइंफोर्समेंट। और ये हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये स्टीरअप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द एडवांटेज ऑफ द सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवर। भाई सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवर है
भाई बारिश का पानी अलग सीवर में जाएगा, जो आपका म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल सीवर है वो अलग सीवर में। क्या फायदे हैं? लोड ऑन ट्रीटमेंट यूनिट बिकम लेस, जो ट्रीटमेंट यूनिट है उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। भाई सही बात है, बारिश का पानी उसको ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। बारिश के पानी के लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। सीवर आर लार्ज इन डायमीटर, जी नहीं, सीवर हमें छोटे साइज के चल जाएंगे, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। मेंटेनेंस कॉस्ट आर रीजनेबल, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब ठीक ठाक रहती है वो भी। तो पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर एयर वेसल फिटेड इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप? रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल्स को हम क्यों फिट करते हैं? तो जो हेड लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से सक्शन और डिलीवरी पाइप में, उसको कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एयर वेसल का इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में। एयर वेसल किस लिए इस्तेमाल करेंगे? जो हेड लॉस होता है, एयर उसके अंदर फंसी हुई रह जाती है, तो उसकी वजह से जो हेड लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से सक्शन और डिलीवरी पाइप में, उसको कम करने के लिए एयर वेसल का हम यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हमें भाई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर भी मिल जाती है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन द बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक एज पर IS 3495 द ब्रिक शैल बी सोक इन कोल्ड वाटर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के लिए ब्रिक्स को हम कितने घंटे के लिए पानी में डुबो के रखते हैं? 24 घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबो के रखते हैं। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट ड्रॉन टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन ए फ्लो फील्ड इज कॉल्ड एज ए। तो फ्लो फील्ड के अगेंस्ट आप टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। और स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन क्या होती है? वो स्ट्रीमलाइन इमेजिनरी लाइन होती है, अगर उसके ऊपर टेंजेंट लगाओगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी पे लगाओगे तो स्ट्रीमलाइन मिल जाएगी। भैया आपस में दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी वो गलत बता दिया, पैरेलल है भाई। टेंजेंट क्या होता है? पैरेलल होगा ना एक टाइप से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्ट्रीमलाइन एक टाइप से आपस में पैरेलल हो गई। अगला क्वेश्चन, which of the following method used for finding the slope and deflection of beam is also called as the method of singularity function? तो ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसको हम मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन भी बोलते हैं? तो मैकाले मेथड। मैकाले मेथड को हम क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने किया उसने इसको हिंदी इंग्लिश में करके देख लिया होगा। आप भी इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन की इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही है तो हिंदी इंग्लिश करके इजीली कर सकते हो। उस विकल्प का चयन करें। चलो स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, ट्रैक्टरों द्वारा की जाने वाली समुचित गहरी जुताई के लिए कुल मिलाकर कम गुणवत्ता वाले जल की आवश्यकता होती है और इसलिए ड्यूटी अधिक होती है। ये कहने लग रहा है भाई कम गुणवत्ता, कम खराब क्वालिटी वाला पानी की जरूरत होती है और इस वजह से ड्यूटी अधिक होती है। तो भाई पहली बात तो क्वालिटी की और ड्यूटी का कोई संबंध आपस में है नहीं भाई, खराब पानी है बढ़िया पानी है। बाकी ये चीज हम देख सकते हैं भाई, गहरी जुताई करिए तो पानी ज्यादा पिएगी फसल, ज्यादा पानी पिएगी तो ड्यूटी अधिक हो सकती है। ये वाली स्टेटमेंट कुछ बन सकती है। कारण लिख रखे है, जुताई उचित ढंग से और गहरी करनी चाहिए ताकि मृदा की नमी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाए। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। बाकी इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी थी, इस वजह से इसका सभी को मार्क्स दे दिए हैं, कोई भी इसका सही आंसर नहीं था। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द डिस्टेंस बाय। तो मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं? भाई रेडियो वेव से, माइक्रोवेव से, इंफ्रारेड रे से। तो मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड सिग्नल। भाई सिग्नल ट्रांसमिट करता है इंस्ट्रूमेंट, और भाई आपने उसको सिग्नल को छोड़ा और वापस रिफ्लेक्ट करके वापस सिग्नल को ही रीड करता है। भाई उसके बीच में कितना डिफरेंस आया, टाइम का, फेज का। तो उस तरीके से वो डिस्टेंस को मेजर करता है। मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ये इसका प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन, व्हेन पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम एंड टू फॉर्म ए पाइपलाइन, द टोटल हेड लॉस डेवलप इज इक्वल टू। पाइप अगर सीरीज के अंदर है तो हेड लॉस क्या हो जाता है? दोनों के हेड लॉस का सम, भाई H1 प्लस H2। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, Q1 प्लस Q2, हेड लॉस सेम रहता है। तो सीरीज में दे रखा है तो हेड हमारा ऐड हो जाएगा, सम ऑफ दी हेड दोनों का। अगला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी, इस वजह से इसके सभी को मार्क्स मिल गए, इसको हम रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन, द सोयल हैज ए लिक्विड लिमिट ऑफ 50% फॉलोइंग द ए लाइन द प्लास्टिसिटी चार्ट एज पर IS 1498 कोरस्पोंडेंस द प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट 50 है, ए लाइन के हिसाब से उसकी प्लास्टिक लिमिट कितनी होगी? तो ए लाइन हमें क्या कहती है? ए लाइन हमें कहती है 0.73 WL-20। तो 50 में से
20 गया 30, और 30 को हमने 0.73 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7 ये 21, 3 दूनी 6। तो ये करीब करीब 20 और 7 ये 21, 21.9 हो गया। लिक्विड लिमिट कितना दिया हुआ है, 50। तो 50 में से 21 को माइनस कर दो 21.9 को, तो कितना बचेगा, 28.1। प्लास्टिक लिमिट कितनी आ गई, 28.1। अब फिलहाल मैं इसको सोल्व करने के लिए कोई पेन पेपर लेके नहीं बैठा हूँ। तो जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको 5-10 सेकंड के अंदर, वैसे आप भी इजिली सोल्व कर सकते हो। वो तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगने लग रहा है, मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ, अगर देखते ही करना होता तो 10-15 सेकंड के क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्केल chosen to draw the profile of ground using the profile leveling data। भाई जमीन का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो भाई आप स्केल को किस तरीके से चूज करोगे, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ कंपेयर करके सूटेबल स्केल के साथ हम ड्रॉ करेंगे। भाई मान लो कंटूर लाइंस हैं तो उनके बीच का 1-1 मीटर का डिफरेंस है, और भाई कितने पे आ रहा है, 100-100 मीटर पे आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे। वर्टिकल जो डिस्टेंस होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कंपेयर करके ही हम भाई प्लॉट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश आर पॉपुलरली नोन एज दी वाइट एंट। तो सफेद एंट यानी कि चिट्टियां हम किसको बोलते हैं, टर्माइट्स को, जो दीमक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट एंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो 0.35, इलास्टिक कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू यानी पॉइजन रेशो 0.35, तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू यानी 1.35। 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.7। E इज इक्वल टू 2.7 G। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 456 डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट एक्सली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज एक्सप्रेस एज। जो छोटी लेंथ का एक्सली लोडेड कॉलम होता है IS 456 के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ हम कितनी लेते हैं, 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ये LSM का क्वेश्चन है। LSM में हम इतनी स्ट्रेंथ लेते हैं शॉर्ट कॉलम की 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अब इसके अंदर लॉन्ग कॉलम होता तो हम क्या कर लेते, लॉन्ग कॉलम होता तो लोड रिडक्शन फैक्टर का हम यूज कर लेते भाई, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 लीस्ट लेटरल डायमेंशन। बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैसे तो याद होगा ही, बेसिक फॉर्मूला है। जो शॉर्ट कॉलम छोटा कॉलम होता है LSM में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन, इन द डायरेक्ट शीयर टेस्ट कंडक्टेड ऑन द सोइल ए प्रूविंग रिज इज यूज्ड टू। डायरेक्ट शीयर टेस्ट जो होता है सोइल के ऊपर करते हैं भाई, 60 × 60 मल्टीप्लाई बाई 50, इस साइज का तो हम स्पेसिमन यूज करते हैं। और प्री डिफाइन प्लेन के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो जो बक्सा होता है आपका 60/60 × 50 को बीच में से कट जाता है, तो इसमें एक प्रूविंग रिंग लगी रहती है। उस रिंग रिंग क्या लो, रिंग का मतलब है भाई गोज लगा होता है, यानी कि मेजर करने के लिए किसी चीज को। तो जो रिंग होती है वो किस चीज को मेजर करती है, लोड हम कितना लगाने लग रहे हैं उस चीज को मेजर करती है। प्रूविंग रिंग किस चीज को मेजर करती है, लोड हम कितना लगा रहे हैं। जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट होता है उसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, उसको हम ड्रेन टेस्ट बोलते हैं, उसको हम ड्रेन टेस्ट बोलते हैं। और प्रूविंग रिंग किसके लिए होती है, हम शीयर लोड कितना लगाने लग रहे हैं उस चीज को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, भाई कैंटिलीवर बीम दे रखी है, EI इसका कांस्टेंट है, कैलकुलेट द स्लोप एट द फिक्स एंड। फिक्स एंड के ऊपर स्लोप कितना होगा। अब भाई कई बच्चे तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। और कई बच्चों को ये पता होगा भाई फिक्स बीम है, फिक्स बीम के ऊपर जो स्लोप होता है फिक्स वाले पॉइंट पे वो कितना होता है, 0 होता है। तो ए पॉइंट पे आपको स्लोप पूछ जाए तो कितना स्लोप आएगा, 0 स्लोप आएगा। डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। तो 21 का थर्ड ऑप्शन। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, 3 या 4 सेकंड मुश्किल से लगेंगी। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर चले गए, जैसे इस बच्चे ने देखो इसने कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करा। ठीक है, पिछले साल मेंस में भी थे ऐसे 2-3 क्वेश्चन। भाई कैसे बताऊं, 30 सेकंड के या 40 सेकंड के क्वेश्चन थे। मेरा तो पेपर जल्दी हो गया, मैं देख रहा था इधर उधर। तो बच्चों ने वे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन कैसे करा 4 मिनट में, और मेरे से तो 5 मिनट में। और वो क्वेश्चन कैसा, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 0 आंसर होएगा फिक्स वाले के ऊपर। तो वहां पर चैंस ऑफ माइंड होनी चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, और कूल माइंड से इजीली पेपर को करना, पेपर आसान आता है। बस आपको आसान वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं और वे करने हैं, क्योंकि मुश्किल वाले क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं पाएगा, उन्हें क्यों करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ग्रेड कंपेंसेशन। जो मैक्सिमम ग्रेड कंपेंसेशन होता है वो हम कितना लेते हैं,
तो उसकी वैल्यू होती है 75/r। मैक्सिमम ग्रेड कंपेंसेशन आईवी में हम कितना लेते हैं 75/r, और वैसे नॉर्मली कितना लेते हैं 30+r/r। मैक्सिमम वैल्यू 75/r लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंडीशन वेयर द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस, वेयर सिग्मा मिनिमम इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड सिग्मा मैक्सिमम इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस। जब डायरेक्ट स्ट्रेस ज्यादा होता है तब हमारा कंप्रेशन होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा, तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा तो कंप्रेशन आएगा, मतलब टेंशन आएगा। डायरेक्ट वाला ज्यादा होएगा तो क्या आएगा, कंप्रेशन ज्यादा आएगा। और बेंडिंग वाला ज्यादा होएगा तो क्या आएगा, टेंशन वाला। और जब भाई दोनों वाले एक साथ लगते हैं, डायरेक्ट वाला क्या होता है, डायरेक्ट वाला यानी कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। और बेंडिंग वाला तो आपको पता ही है, जैसे बीम के अंदर भैया आप बेंडिंग मूवमेंट लगाते हो तो उसमें हल्की सी टेंशन भी डेवलप होगी। अब ऑप्शन देखो, फोर्थ वाला, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला, इनमें क्या केवल एक टाइप की स्ट्रेस डेवलप होने लग रही है, कहीं भी जो कंप्रेसिव फोर्स है वो डेवलप नहीं हो रही। जो सेकंड वाला है इसके अंदर सिग्मा मिनिमम है, नेगेटिव के अंदर जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, बाकी सारे गलत है। जैसे ये वाले क्वेश्चन है भैया आपने पढ़ नहीं रखा है ना, ये क्वेश्चन आ गए तो क्या कर सकते हो आप, ओड वन आउट करके भी आंसर दे सकते हो भाई। ओड वन आउट केवल एक है ना, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग IS 2502 1963 determine the approximate total number of bar of 6 mm diameter measured along the center line for the stirrup shown in the figure। टोटल लेंथ इस सरिये की कितनी होएगी भाई, 11 11 का दो सरिये हैं, 26 26 का भाई ऊपर और नीचे सरिया है। और आपने बैंड कर रखा है, बैंड कर रखा है कितने पे, 135 डिग्री के ऊपर। वैसे जो इसने बैंड कर रखा है उसकी लेंथ इसने दे नहीं रखी, वैसे हम नॉर्मली कितनी ले लेते हैं, 10 टाइम द डायमीटर ले लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो न्यूमेरिकल है, आपको पेपर में करना नहीं है ये न्यूमेरिकल। 26 + 26, 11 11 के दो हैं 22, प्लस डायमीटर है 6 mm का, तो 60 और 60 120 ले लेते हैं। अच्छा गलत हो गया, 74 + 12 कितना, 86। तो करीब करीब 0.86 के आसपास आंसर आएगा, वो आप ऑप्शन देख लो कौन सा है। क्योंकि जो बेंट वाला इसने एग्जैक्ट तो बता नहीं रखा भाई कितने डिग्री पे, मतलब कितने वैल्यू लेंगे भाई बेंट अप करने के बाद, तो 0.884 इसका आंसर होगा। बाकी मुझे लगता है इसने कितना लिया होगा, इसने 75 mm ले लिया होगा, जो ये बेंट वाला हिस्सा है उसकी लेंथ इसने 75 mm ले ली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कनाल फॉल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव कर्व व्हिच इज प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग द कनाल वाटर फ्रॉम द हाई लेवल टू द लोअर क्रस्ट। पहले तो कनकेव शेप कन्वेक्स शेप बनेगी, फिर कनकेव कर्व बनेगा। तो ऐसा कनाल फॉल कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं ओगी फॉल। और कैसी सी शेप होती है, पहले कन्वेक्स नहीं, पहले कनकेव ही बनेगा, इसने बता नहीं रखा कैसा बनेगा। भाई शेप कुछ ऐसी बनेगी आपकी, पहले वो कन्वेक्स और फिर ऐसे ये कनकेव, इस टाइप की शेप बनती है। ये आपका कौन सा फॉल हो गया, ये हमारा ओगी फॉल हो गया। ये हमारा कौन सा फॉल हो गया, ये है ओगी फॉल, पहले कन्वेक्स फिर कनकेव शेप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व यूज इन द रोड। जो हम कर्व यूज करते हैं उनमें से उसका क्या फंक्शन नहीं होता। तो भाई कर्व हमारी पेवमेंट की एज को प्रोटेक्ट करता है, बाउंड्री के तरीके से काम करता है और अपीयरेंस बढ़िया प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका क्या काम नहीं होता, वही क्रॉस स्लोप टू द पेवमेंट सो दैट द इमीडिएट ड्रेनेज ऑफ वाटर टेक प्लेस। क्रॉस स्लोप कौन प्रोवाइड करता है, क्रॉस स्लोप होता है कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, क्रॉस स्लोप, ये कर्व का फंक्शन नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, ए reinforcement concrete slab must be designed as dash in order to develop complete the yield line pattern। तो जो आप आरसीसी स्लैब है वो आप कैसे ड्रॉ कर, कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, हम अंडर रीइंफोर्समेंट बनाएंगे ताकि यील्ड लाइन का पैटर्न कंप्लीट होए। अंडर रीइंफोर्समेंट का मतलब है स्टील फेल होएगी, स्टील यानी कि डक्टाइल फेलियर, वार्निंग मिलेगी हमें। तो हम कैसा डिजाइन कर देते हैं, अंडर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए ट्रायंगुलर शेप caused by a storm has a baseline of 100 hour and a peak flow of 50 cubic during at 30 hour from the start। If the catchment area is 150 kilometer square, the rainfall excess of the storm was। भाई पीक हाइड्रोग्राफ बनाया आपने बारिश की वजह से, 100 घंटे का टाइम पीरियड है, पीक फ्लो इसका कितना है 50 क्यूसेक।
और स्टार्ट होने के 30 घंटे के बाद ओकर होता है। कैचमेंट का एरिया 150 किलोमीटर स्क्वायर था। तो एक्स्ट्रा रेनफॉल एक्सेस कितना है उसका? कैसे निकाल लेंगे भाई, कितनी बारिश हुई है? तो हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ हुआ है डिवाइड बाय एरिया से डिवाइड कर देंगे उसको। तो भाई कितनी हुई है? टाइम है 100 घंटे का, पी का 50 क्यूसेक का। ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका ट्रायंगल का? हाफ मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा भाई, जो आपने मेट्रोग्राफ बनाया है उसका एरिया आ गया। वो एरिया कह रहा हूँ, वॉल्यूम आ गई उसकी। तो कितनी आई? 100 × 50 ÷ 2। तो 25, ये आ गया 2500। कितना आ गया? 2500। उसको आप 150 से डिवाइड कर दो। और इस वाले क्वेश्चन को करते टाइम थोड़ा बहुत आप यूनिट का ध्यान रख लेना, इसको मैं सोल्व करके ही दिखा देता हूँ। भाई बारिश कितनी हुई? 100 घंटे के दौरान बारिश होने लग रही है, तो एरिया कितना हुआ? हाफ 100 × 50। ठीक है। हाफ लिख लो 0.5। एरिया है, मतलब 100 घंटे की बारिश हुई, 100 घंटे का मतलब उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया सेकंड के अंदर। पीक डिस्चार्ज कितना है? 50 क्यूसेक, यानी कि 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपका ये कितना आ गया? मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आ गया नदी के अंदर? 90 लाख के करीब आ गया ये। ठीक है। अब इसको एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया कितना है? 150 किलोमीटर स्क्वायर। हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर के अंदर। 1 किलोमीटर में कितने वो होते हैं मीटर? 1000 मीटर होते हैं। तो पहले इसको मीटर में निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6, इतने मीटर आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है। केवल ट्रायंगल का एरिया निकालना था और भाई एरिया से डिवाइड करना था। इसमें हमें यूनिट की जरूरत पड़ती थोड़ी सी, क्योंकि कन्वर्जन करना है। ये मीटर क्यूब पर सेकंड में और ये आवर के अंदर, आपका आंसर आ जाता है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ठीक था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन इसको छोड़ सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा थी। आखिरी में टाइम मिलता तब इसको हम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन। लेट P and Q be the reference point on the ground. You have to establish a point R. Which of the following method conform to the fundamental principle of survey? भाई P और Q दो पॉइंट है, आपको R पॉइंट एस्टेब्लिश करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के हिसाब से कौन सा मेथड सही है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या कहता है भाई, किसी पॉइंट को हम लोकेट किसकी हेल्प से करेंगे? कि दो पॉइंट की हेल्प से। जब पहला भी ठीक है, दूसरा भी और तीसरा भी। एक यूनिक पॉइंट हमें मिल गया, दो पॉइंट की हेल्प से हमने तीसरे पॉइंट को लोकेट कर लिया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन। The following are different factors that affect the diurnal variation in the magnetic field. डाईयूरेनल का मतलब क्या भाई? डेली वेरिएशन, एक टाइप से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कौन इफेक्ट करता है? द कंडीशन विच में रिजल्ट इन द मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन किस वजह से आ सकता है? तो समर सीजन में, गर्मियों के दौरान मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर मैक्सिमम वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है। ये भी बस आपको याद कर लेना है, कुछ इसमें इतना समझाने का है नहीं। मैक्सिमम वेरिएशन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन में कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर, गर्मियों के मौसम में, समर के दौरान मैग्नेटिक पोल्स पे मैक्सिमम वेरिएशन आएगा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का। ये डेक्लिनेशन फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। अगला क्वेश्चन। फॉर ए प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट इज अकॉर्डिंग सेंसन इन ए टेक्निकल सेंसन। टेक्निकल सेंसन में हम कौन सा अप्रूवल देते हैं? डिटेल एस्टीमेट के ऊपर अप्रूवल देते हैं। अगला क्वेश्चन। एज पर IS 2770 द लोड एट फेलियर इन ए पुल आउट टेस्ट वाज फाउंड टू बी 180 किलो न्यूटन। पुल आउट टेस्ट करने लग रहे हैं हम भाई, खींचने लग रहे हैं, तो इससे क्या कौन सी स्ट्रेंथ पता चलेगी? टेंशन वाली स्ट्रेंथ पता चल जाएगी एक टाइप से। कैलकुलेट द बॉन्ड स्ट्रेंथ इफ द बार डायमीटर इज 20 mm एंड द एम्बेडेड लेंथ इनटू द कंक्रीट इज 300 mm। अब ये कंक्रीट का क्वेश्चन है, तो हमें क्या पता चल जाएगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। बार की लेंथ कितनी है? 20 mm है। और अच्छा, बार का डायमीटर 20 mm है, लेंथ कितनी है? 300 mm। तो भाई बॉन्ड स्ट्रेस कितनी हो गई? बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेस हम शियर फोर्स को ही बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। तो कितना लोड लगाना लग रहा है? 180 का लोड लगाने लग रहा है। और सरिया था, सरिये का डाया है 20 mm, तो उसका पेरीमीटर कितना होएगा? जो शियर फोर्स लगेगी वो तो पेरीमीटर के अलोंग लगेगी ना सरिये के। तो सरिये का डायमीटर होगा पाई इंटू डी, यानी कि 20 × पाई। ठीक है। और लेंथ कितनी है? 300 mm। तो हमारा क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया। बस सिंपल आपको ये डिवाइड मल्टीप्लाई करना था। बाकी बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, बस आपको दिखाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। लोड कितना है? 180 का
इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या, पाई इंटू डी। तो डायमीटर से इसको डिवाइड कर देते हैं पहले, तो डिवाइड बाय 20, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसकी लेंथ से। लेंथ कितनी है, 300। अब हमारा आंसर किसके अंदर आया है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। हमें फोर्स किस में दी थी, 180 किलो न्यूटन, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 30 डिवाइड बाय पाई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता। बाकी कैलकुलेटर की इसमें जरूरत नहीं थी, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे तो। भाई ये सरिया है, जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, फोर्स तो इसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर ही लगेगी ना, और कहीं तो फोर्स लगेगी नहीं। और कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होगा, पाई इंटू डायमीटर मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड स्ट्रेस, और वो किसके बराबर है, 180 किलो न्यूटन की। बस आपको इक्वेट करना था, आपका आंसर आ जाना था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट साइड स्लोप फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल। ट्रेपेजोइडल चैनल बेस्ट इकोनॉमिकल होने के लिए साइड स्लोप कितना होना चाहिए, भाई 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 60 डिग्री का एंगल का क्या मतलब हुआ, 60 डिग्री का मतलब हुआ 1060। 1060 कितना होता है, 1060 हो गया हमारा √3। बाकी इसको थोड़ा सा और क्लियर करके देना चाहिए था, भाई ओरिजोनटल कौन सा है, वर्टिकल कौन सा, भैया आपका ट्रेपेजोइडल चैनल है। ये साइड में जो इसका स्लोप बनने लग रहा है, ये कितना बनेगा, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। तो 1060 का क्या मतलब है, भाई ये हाइट आ गई इसकी, हाइट आ गई इसकी √3, हाइट आ गई √3, और ओरिजोनटल वाला आ गया इसका कितना, 1। और हम साइड स्लोप कैसे लिखते हैं, पहले ओरिजोनटल वाला लिखते हैं फिर वर्टिकल वाला, तो साइड स्लोप इसका कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई √3। बाकी अगर ये क्लियर कर देता भाई ओरिजोनटल टू वर्टिकल लिखो, तो थोड़ी सी और आसानी हो जाती। बाकी हम पहले ओरिजोनटल लिखते हैं फिर वर्टिकल, 1060 √3 होता है, तो स्लोप कितना हो गया, 1/√3। अगला क्वेश्चन, और ए गिवन ओपन चैनल इफ द चेजी कोफिशिएंट इंक्रीज देन हाउ विल इफेक्ट द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे होगा, अगर चेजी कोफिशिएंट बढ़ेगा, वो डिक्रीज होगा, तो चेजी कोफिशिएंट कम होएगा, तो डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, C√(r)(s). तो भाई चेजी कोफिशिएंट कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वेलोसिटी कम हुई, तो डिस्चार्ज भी कम। अगला क्वेश्चन, कर्व दैट इज जनरली प्रोवाइडेड टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन लाइक हार्ड रॉक एंड डीप कटिंग सॉफ्ट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज। तो भाई कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हमारे रास्ते में आ गया, उसको अवॉइड करने के लिए हम जो कर्व प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कौन सी कर्व बोलते हैं, कंपाउंड कर्व। उसको हम कौन सी कर्व बोलेंगे, कंपाउंड कर्व प्रोवाइड करेंगे ऑब्स्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ रेशो की फॉर ए कॉलम इन फ्रेम विद नो साइड वे इज लिमिटेड बिटवीन। अब ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, कई साल बाद दिया स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन। इफेक्टिव लेंथ रेशो के फॉर ए कॉलम इन फ्रेम विद नो साइड वे, तो कितने से कितने के बीच में होता है, 0.5 से 1 के बीच में होता है। इसको आप याद कर सकते हो, बाकी इतना सीरियस ना लो तो भी चलेगा इसको, ठीक है। ए की वैल्यू नो साइड वे, फ्रेम आपका इधर उधर नहीं हो सकता, 0.5 से 1 के बीच में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लीनियर स्ट्रेन अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इन ए ऑब्जेक्ट विद द होमोजेनियस मटेरियल आर गिवन एज 0.05, 0.10 and 0.10. The size of object before deformation was 20 into 10 into 10. Calculate the volumetric strain and change in volume of the material after the deformation. तो भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है EX प्लस EY प्लस EZ, और वे तीनों आपको दे ही रखे हैं, कितने दे रखे हैं भाई, 0.05 दे रखे हैं, 0.10 दे रखे हैं, और 0.10। तो 10 और 10 20 और 5 25, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया 0.25। और चेंज इन वॉल्यूम कितनी होगी, चेंज इन वॉल्यूम आपको पता ही है भाई, चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है, तो भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। 0.25 को आप इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो, वॉल्यूम कितनी थी इसकी, 20 × 10 × 10, यानी कि 2000, 2000 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 के करीब आ गई। तो 5 × 10⁵ mm³ इसमें थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें भी 0.25, इसमें भी 0.25, तो यूनिट देख लेना आप। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 mm³ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल बिल्डिंग है, 15 क्लासरूम बनाने हैं आपको, एक क्लासरूम 1.5 लाख रुपए में बनेगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1.5 लाख गुणा में 15, यानी कितने की बन गई है, 22.5 लाख की। 22.5 लाख में आपकी बिल्डिंग बन जाएगी।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोयल है, उसका लिक्विड लिमिट 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10% है। ठीक है, परसेंटेज पासिंग 4.75 mm with 16%। तो 4.75 mm से छोटे पार्टिकल कितने, 60% है। और 75 माइक्रोन की सीयू से पास होने वाले कितने, 40% है। तो भाई फाइन साइज के कितने हैं, फाइन पार्टिकल यानी कि जो 75 mm से पास होने वाले कितने हैं, 45%। फाइन पार्टिकल कितने हैं, 45। और 75 से ऊपर वाले कितने हैं, 55%। यही बात समझ में आएगी ना इस बात से। तो हम क्या बताएंगे इसको, या तो ये सैंड है या फिर ग्रेवल है। ठीक है। और 4.75 से तो 60% पास हुए, 75 वाले पे 45। तो सैंड हो गई कितनी, सैंड हो गई 15, ग्रेवल हो गया कितना, ग्रेवल हो गया 40%। तो सोयल हमारी कौन सी सोयल है, ग्रेवल वाली सोयल है। परसेंटेज फाइन कितने, 12% से ज्यादा है। तो या तो इसको ग्रेवल सिल्टी होगा या ग्रेवल क्ले ही होगा। तो हमें ए लाइन के अंदर जीरो उसकी प्लास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी। प्लास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं, 0.73 WL-10। अगर इस लाइन से ऊपर होगी तो क्ले, लाइन से नीचे होगी तो सिल्ट। और इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है, लिक्विड लिमिट दे रखा है। तो लिक्विड लिमिट दे रखी है तो आप वो निकाल सकते हो, प्लास्टिसिटी कितनी होगी, 0.73 WL-20, वो WL-10। और जब आप निकालोगे तो भाई प्लास्टिसिटी लाइन से नीचे आती है इसकी प्लास्टिसिटी, जो इसने 10% दे रखी है, तो ये हमारी क्या हुई, सिल्टी हो गई। तो साइन हम इसका क्या यूज करेंगे, जीएम। जीएम का मतलब क्या है, सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरीके से करा भाई। सबसे ज्यादा क्या था, ग्रेवल था 40%, 15% इसमें सैंड है, और 40% सिल्ट और कले। तो सबसे ज्यादा क्या हो गई, कोर्स ग्रेन की है, तो उसी हिसाब से हमने इसको ग्रेवल नाम देंगे या सिल्ट नाम देंगे। तो 39 का थर्ड ऑप्शन जी एम। क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्निक यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू अटैच ग्रोथ प्रोसेस एंड सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। भाई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस प्रकार की होती है, या तो अटैच ग्रोथ होंगी या सस्पेंडेड ग्रोथ होंगी। और अटैच ग्रोथ प्रोसेस का कौन सा एग्जांपल है, तो अटैच ग्रोथ का एग्जांपल है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। और जो ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं वे भी अटैच ग्रोथ के होते हैं, और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर भी अटैच ग्रोथ के। अटैच ग्रोथ का क्या मतलब है, भाई फिल्टर के सरफेस के ऊपर या पत्थर वगैरह के ऊपर बैक्टीरिया चिपका हुआ रहेगा, वो तो हो गई अटैच ग्रोथ। और एक होती है सस्पेंडेड, यानी पूरे के पूरे पानी में आपने बैक्टीरिया डाल दिया, वो हो गया सस्पेंडेड ग्रोथ वाला। तो अटैच ग्रोथ का एग्जांपल कौन सा, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर। तो 40 का थर्ड ऑप्शन। बाकी सारे किसके एग्जांपल हैं, उसके एग्जांपल हैं सस्पेंडेड ग्रोथ के। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। इतने ही रखते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू।